आज की वीडियो में हम देखेंगे सेमीकंडक्टर की क्या इम्पोर्टेंस है और सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालकों का क्या महत्व है, इसका उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है, डिटेल से जानेंगे। हाल में मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। 2022 में दुनिया की कुछ बड़ी कार निर्माण कंपनियों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। स्वीडन की वोल्वो कंपनी ने घोषणा की कि वो अपनी एक फैक्ट्री को एक हफ्ते के लिए बंद कर रहा है। जापान की टोयोटा कंपनी को अपना निर्माण लक्ष्य घटाना पड़ा। वजह ये नहीं थी कि उनकी गाड़ियों की मांग में कमी आई हो, बल्कि वजह ये थी कि कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले एक प्रमुख पार्ट की किल्लत हो गई थी। ये पार्ट था सेमीकंडक्टर यानी माइक्रोचिप। कोविड महामारी के दौरान इन माइक्रोचिप की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसे पूरा कर पाना मुश्किल हो गया था। मगर उसके 2 साल बाद भी इसकी सप्लाई में कोई खास सुधार नहीं आया। ताइवान माइक्रोचिप बनाने वाला एक सबसे प्रमुख देश है और अब अमेरिका और चीन खुद माइक्रोचिप बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। उनका ऐसा करना अपने हितों की सुरक्षा के लिए है या फिर राजनीतिक है? तो इस हफ्ते दुनिया जहान में पड़ताल इसी सवाल की कि क्या हम माइक्रोचिप की किल्लत का सामना कर रहे हैं। तभी तो चीन इस पर कब्जा करना चाहता है बार बार। हरफनमौला चिप। माइक्रोचिप का इस्तेमाल हमारे मोबाइल फोन और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर एडवांस कंप्यूटर और मेडिकल मशीनों में भी होता है। माइक्रोचिप एक वेफर जितनी पतली सिलिकॉन चिप पर वायरों की संरचना होती है। ये कई तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पर मेमोरी चिप, जिस पर डेटा स्टोर होता है, लॉजिक चिप जो कंप्यूटरों के प्रोसेसर में काम आती है, और तीसरी एडवांस माइक्रोचिप जो बहुत शक्तिशाली होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जटिल कंप्यूटिंग और सुपर कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है। ये सेल्फ ड्राइविंग कार में इस्तेमाल होती है। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं जेसन शू, जो हार्वर्ड केनेडी सेंटर में माइक्रोचिप से जुड़े इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सीनियर रिसर्चर हैं और ताइवान के पूर्व सांसद हैं, जहां उन्होंने तकनीक से जुड़ी विकास नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो बता रहे हैं ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। And only advanced microchips are able to perform. मिसाल के तौर पर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कोई नई दवाई बनाई जाती है तो उससे जुड़ी जटिल जानकारी को प्रोसेस करने के लिए एडवांस माइक्रोचिप का इस्तेमाल होता है। ये तकनीक की दृष्टि से बहुत ही अहम होती है। एडवांस माइक्रोचिप का विकास मार्स लॉ के सिद्धांत पर चलता है, यानी हर 2 साल में नई जनरेशन चिप का आकार छोटा होता जाता है, मगर वो दुगनी शक्तिशाली होती जाती है और जटिल और विशाल डेटा को प्रोसेस करने की उसकी ताकत दुगुनी होती चली जाती है और आकार आधा होता जाता है। माइक्रोचिप का आकार नैनोमीटर में आंका जाता है। ताइवान में बन रही एडवांस माइक्रोचिप केवल 3 नैनोमीटर की होती है। ये कितनी छोटी होती है, इसका अंदाजा आपको ऐसे होगा कि लगभग 2.5 करोड़ एडवांस चिप 1 इंच के बराबर होते हैं। ये माइक्रोचिप शक्तिशाली तो होती ही है, लेकिन उन्हें बनाना भी उतना ही जटिल होता है और ये काम होता है एडवांस लैब में, जिन्हें फैब कहा जाता है। जेसन शू ऐसी लैब में जा चुके हैं। It's like this futuristic lab room. ये लैब देखने में फ्यूचरिस्टिक लगती है, जैसे भविष्य के किसी युग में हो। वहाँ काम करने वाले लोग अजीब किस्म के सूट पहने होते हैं, जटिल और प्रिसीजन उपकरण होते हैं। लगता है जैसे ये मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्म का सेट हो। बड़ी हॉलीवुड फिल्मों की तरह ये फैब भी बड़ी महंगी होती है। उनका बजट बहुत बड़ा होता है। एक फैब लैब बनाने में 20 अरब डॉलर तक की लागत आती है और इसके निर्माण में कई साल लग जाते हैं। These factories are so sophisticated and ये अत्याधुनिक और सोफिस्टिकेटेड लैब होती हैं और ये विशिष्ट तरह की मशीनों और उपकरणों से माइक्रोचिप बनाए जाते हैं। दुनिया की गिनी चुनी कंपनियां ही ये मशीनें बनाती हैं। ये कोई सामान्य कारखाना नहीं है जिसे आप ईंट और स्टील से बना लें। ये बहुत ही जटिल होती हैं और बेहद प्रशिक्षित और कुशल इंजीनियर यहाँ काम करते हैं। इसकी आसानी से नकल नहीं की जा सकती। इन लैब्स की एक और खासियत ये है कि ये कभी बंद नहीं होती। the plants are running 24/7. There are ये प्लांट कभी बंद नहीं होते। इसमें इंजीनियर 2 या 3 शिफ्ट में काम करते रहते हैं। इनमें लगातार बदलाव लाए जाते हैं। निर्माण प्रक्रिया बदलती रहती है। ताइवान इस क्षेत्र में अग्रसर बना रहेगा और आप देख सकते हैं दुनिया के लिए वो कितना कीमती है।
ताइवान इस क्षेत्र में इतना आगे है कि चीन और अमेरिका भी इसको टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। 2. ताइवान के टेक्नोलॉजी नियम। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं क्रिस मिलर, जो टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में ताइवान पिछले 50 सालों से एक प्रमुख देश रहा है। माइक्रोचिप पहली बार 1950 के दशक में अमेरिका की एक कंपनी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के एक टेक इंजीनियर जैक क्यूबी ने बनाई थी। इन चिप्स का इस्तेमाल पहले पॉकेट कैलकुलेटर, फिर मोबाइल फोन और इसके बाद अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में होने लगा। माइक्रोचिप उत्पादन में ताइवान सबसे आगे रहा। Around 30 years ago, Morris Chang, who was a semiconductor engineer 1970 के दशक में मॉरिस चेन नाम के एक इंजीनियर को ताइवान में चिप बनाने वाली कंपनी के निर्माण के लिए ताइवान सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना की। तब से अब तक इस कंपनी का कारोबार बहुत फैल गया है और आज दुनिया में बिकने वाली 90% एडवांस माइक्रोचिप यही कंपनी बनाती है। 90% काफी होता है। दुनिया भर में पुराने सामान्य माइक्रोचिप के बाजार का 40% हिस्सा ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी TSMC के पास है। ये कंपनी एप्पल कंपनी के साथ भी भागीदारी करती है। पिछले साल इस कंपनी ने 5000 से ज्यादा कंपनियों के लिए 12000 से अधिक किस्म के उत्पाद बनाए। most of the semiconductors that Taiwan इसमें से अधिकांश माइक्रोचिप को निर्यात की जाती हैं, जहां उनके इस्तेमाल से मोबाइल फोन और कई इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनती हैं जो दुनिया भर में सप्लाई होती हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि पहले ये माइक्रोचिप्स कहां भेजी जाती हैं। सच्चाई ये है कि जिन इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में ये लगती हैं वो दुनिया भर में बिकते हैं। उस हिसाब से दुनिया के कई देश ताइवान की माइक्रोचिप्स के ग्राहक हैं। इस उद्योग में ताइवान के शीर्ष स्थान पर पहुंचने से पहले इसमें जापान और अमेरिका की कंपनियां आगे थीं, जो ज्यादातर मेमोरी चिप और लॉजिक चिप बनाती थी। Today, the chip industry is increasingly divided between अब चिप उद्योग दो हिस्सों में बट गया है। एक वो कंपनियां जो चिप डिजाइन करती हैं और दूसरी वो जो उनका उत्पादन करती हैं। पहले ये होता था कि जो कंपनी माइक्रोचिप डिजाइन करती थी वही उसका उत्पादन भी करती थी। वाली सब एडवांस चिप्स के लिए ताइवान पर निर्भर है। क्रिस मिलर का मानना है कि TSMC के अलावा केवल अमेरिका की इंटेल और दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी का एडवांस चिप उद्योग में प्रभुत्व है। इस उद्योग के लिए आवश्यक अत्याधुनिक तकनीकी क्षमता और वित्तीय लागत की वजह से अन्य किसी कंपनी के लिए इन्हें बाजार में टक्कर देना संभव नहीं लगता। कोविड के दौरान माइक्रोचिप की सप्लाई में दिक्कतें आई थी, लेकिन अब हालात वैसे नहीं है। well, there's been a dramatic increase in the politicization. हाल फिलहाल में सप्लाई के मुद्दे का कई देश राजनीतिकरण कर रहे हैं, क्योंकि एक तो वो अपनी व्यावसायिक और सैन्य क्षमता की जरूरतों के लिए इसकी सप्लाई को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, और दूसरा ये कि वो इस उद्योग और इससे जुड़े उद्योगों में अपने पांव जमाना चाहते हैं। इस वजह से कई बड़े देश सप्लाई के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। पार्ट 3, चीन के दांवपेच। हमारी तीसरी एक्सपर्ट हैं लिंडसे गामन, जो अमेरिका स्थित जर्मन मार्शल फंड में उभरती हुई टेक्नोलॉजी की वरिष्ठ शोधकर्ता हैं। उनका मानना है कि चीन अपनी सेना के आधुनिकीकरण और मानवाधिकारों पर अंकुश लगाने वाले हथियारों के निर्माण के लिए चिप उद्योग में बड़ी भूमिका चाहता है। चीन दुनिया में माइक्रोचिप्स का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और वहां ताइवान की TSMC के 2 माइक्रोचिप प्लांट लगे हुए हैं। चीन माइक्रोचिप की जरूरतें पूरी करने के लिए आत्मनिर्भर होना चाहता है। Well, in 2014, चीन ने खुद माइक्रोचिप बनाने के लिए 2014 में $22 अरब का कोष बनाया, ताकि इस मामले में ताइवान ही नहीं दूसरे देशों की कंपनियों पर उसकी निर्भरता कम हो। इसके लिए वो आक्रामक तरीके से तकनीकी प्रतिभा को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है और खास तौर पर ताइवान के इंजीनियरों को लाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो उन्हें तनख्वाह में भारी वृद्धि, सस्ती कीमत पर आवास और साल में 8 बार तक घर जाने के लिए हवाई जहाज का किराया और कई अन्य प्रलोभन दे रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस क्षेत्र में चीन की प्राथमिकता पर दोबारा बल दिया है। लिंडसे गामन कहती हैं कि हाल ही में उन्होंने चीन में चिप उद्योग को विकसित करने पर यह कहते हुए जोर दिया कि ये चीन के लिए अत्यंत जरूरी है। लिंडसे गामन कहती हैं कि ये उद्योग चीन की दुनिया में महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा के लिए बेहद जरूरी है। चीन और ताइवान के बीच सैन्य तनाव कई सालों में पहली बार अपने चरम पर है। ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है और चीन इसे अपना हिस्सा।
देखो ये है ताइवान, एक छोटा सा देश है। चीन, देखो चीन का साम्राज्य कितना बड़ा है, ये पूरा चीन है, ये छोटा सा, लेकिन सबसे अच्छे चीन इसी ताइवान में ही बनती है। इसी कारण इसे हर कोई देश अपनी ओर लाना चाहता है। चीन क्या करना चाहता है, इस पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन ताइवान कहता है नहीं, हम तो एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। अमेरिका इसकी फेवर लेता है। अमेरिका इसलिए फेवर लेता है कि ताइवान इसके साथ रहेगा तो फ्यूचर में काम देगा। अपना हिस्सा कहता है। एक धारणा है जिसे सिलिकॉन शील्ड कहते हैं, यानी ताइवान पर चीन के हमले के खिलाफ सिलिकॉन सुरक्षा कवच। इसका मतलब है कि चीन सिलिकॉन माइक्रोचिप सप्लाई की अपनी ताइवान पर निर्भरता की वजह से उस पर हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन यही माइक्रोचिप अमेरिका को भी चाहिए, इसलिए अमेरिका ताइवान का समर्थन करेगा। कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जिसका काम बिना चिप या अर्धचालक चीन और ताइवान के बीच ऐतिहासिक मतभेद तो है ही, लेकिन माइक्रोचिप उद्योग ने उसे एक नया आयाम दे दिया है। क्षेत्रीय वर्चस्व के साथ साथ अब ये चीन और अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी की लड़ाई का मोर्चा बनता जा रहा है। चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने कई निर्यात प्रतिबंध लगा दिए हैं ताकि चीन को आसानी से एडवांस माइक्रोचिप न मिल पाए। These are not the semiconductors that go into your car airbag. ये वो माइक्रोचिप नहीं हैं जो आपकी कार की एयरबैग या वॉशिंग मशीन में लगते हों। ये इस्तेमाल होते हैं आधुनिक, ताकतवर और सटीक मार की क्षमता वाले सैन्य हथियारों में। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन और सुपर कंप्यूटरों में होता है, जिसके इस्तेमाल से चीन शिनजियांग में अपने मुस्लिम अल्पसंख्यकों की निगरानी करता है। चीन के मानवाधिकार उल्लंघनों को कारण बताकर अमेरिका ने निर्यात प्रतिबंध तो लगा दिए, लेकिन इन्हें लागू करना बहुत महंगा साबित हो रहा है। लेकिन क्या इससे चीन पर कोई बुरा असर पड़ रहा है? लिंडसे गार्मन कहती हैं कि असर पड़ रहा है और चीन की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लग रहा है। मगर वहीं अमेरिका ने इन निर्यात प्रतिबंधों में कुछ रोचक अस्थायी अपवाद भी रख छोड़े हैं। Now, several companies such as TSMC, कई कंपनियों को जिसमें TSMC भी शामिल है, उन्हें इस प्रतिबंध के दायरे से 1 साल के लिए बाहर रखा गया है और वो 1 साल तक अपने उपकरण चीन में बनाना जारी रख सकते हैं। 1 साल बाद क्या किया जाएगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। मगर क्या चीन इस कदम के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है? क्योंकि माइक्रोचिप जिन सिलिकॉन से बनते हैं वो चीन में बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। तो क्या चीन इस कच्चे माल को बाहर जाने से रोक सकता है? लिंडसे गार्मन का मानना है कि चीन ऐसा करने के बारे में सोच सकता है, लेकिन ये सिलिकॉन दूसरे ऐसे देशों में भी उपलब्ध है जो अमेरिका के सहयोगी हैं। पार्ट 4 सिलिकॉन चिप्स की तलाश। हमारी चौथी एक्सपर्ट है जूडी हेस, जो स्टिफ्टन नोया पॉलिसी रिसर्च में काम करती हैं और वो माइक्रोचिप से जुड़ी वैश्विक और क्षेत्रीय राजनीति की विशेषज्ञ हैं। वो मानती हैं कि किसी भी देश के लिए चंद सालों में चिप उद्योग में ताइवान के बराबर पहुंच पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इसके निर्माण की प्रक्रिया बेहद जटिल होती है और 3 स्तरों पर विकसित होती है। साथ ही ये देशों के आपसी सहयोग के बिना मुश्किल है। पहला स्तर है एडवांस माइक्रोचिप की डिजाइन, जिसमें अमेरिका सबसे आगे है। If you now look at the second production step, which उत्पादन के दूसरे स्तर पर यानी मैन्युफैक्चरिंग में सैकड़ों प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके लिए माइक्रोचिप कंपनी को कई तरह के कच्चे माल, रसायनों और उपकरणों की जरूरत होती है, जो अलग अलग देशों से आते हैं। इसलिए इसमें कई देशों के आपसी सहयोग की जरूरत भी होगी। काफी उपकरण एशिया में मिल जाते हैं, मगर कई उपकरण और इंजीनियर जो खास ट्रंक सूट पहनते हैं वो यूरोप से आते हैं। इस माइक्रोचिप की टेस्टिंग करके उनकी पैकेजिंग करना, that is primarily performed in Taiwan. ये काम ज्यादातर चीन और मलेशिया में होता है, मगर इसके लिए भी कई तरह के रसायनों और उपकरणों की जरूरत होती है जो अमेरिका से आते हैं। तो एक तरह से ये एक पहेली जैसा है जिसे अलग अलग हिस्सों से जोड़कर बनाया जाता है। TSMC जैसी कंपनी को टक्कर देने के लिए किसी भी देश को इस प्रोडक्शन चेन को कायम करना होगा। अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ट्वीट करके कहा कि अमेरिका माइक्रोचिप उत्पादन का नेतृत्व हासिल करेगा। इस रेस में अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ भी है। दोनों ने इसमें निवेश के लिए कानून बनाए हैं। Both acts are introducing billions of new subsidies
दोनों के कानूनों में माइक्रोचिप उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने की बात कही गई है, ताकि उन कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और देश में अत्याधुनिक फैब लैब बनाई जाए। मगर दोनों ने इस सब्सिडी के लिए अलग शर्तें रखी हैं। अमेरिका की शर्त है कि सब्सिडी पाने वाली उत्पादन कंपनी चीन में निवेश नहीं कर सकती, जबकि यूरोपीय संघ के नियम के अनुसार उसे सब्सिडी पाने वाली कंपनी चीन को अपना माल बेच तो सकती है, लेकिन यूरोपीय संघ की चिप की सप्लाई की जरूरतें पहले पूरी करने के बाद। जूडी का मानना है कि ये सरकारी सब्सिडी फायदेमंद तो होगी, लेकिन TSMC जैसी कंपनी के आगे जूडी का मानना है कि ये सरकारी सब्सिडी फायदेमंद तो होगी, लेकिन TSMC जैसी कंपनी के आगे नहीं निकल पाएगी। तो क्या जवाब है हमारे आज के सवाल का? क्या दुनिया में माइक्रोचिप की किल्लत हो रही है? जैसा कि किसी भी चीज की डिमांड और सप्लाई के समन्वय में उतार चढ़ाव आते ही हैं, लेकिन दुनिया की जरूरतें पूरी करने लायक चिप सप्लाई के लिए जरूरी कच्चा माल, तकनीकी कुशलता और साधन उपलब्ध हैं। मगर आकार में छोटी सी इस टेक्नोलॉजी के कारण ताइवान अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों के बीच फंस गया है। अमेरिका की बराबरी करने के लिए चीन इस टेक्नोलॉजी पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है और अमेरिका उसे वहां पहुंचने से रोकने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है।